स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसका इस्तेमाल शायद हम सब रोज करते हैं, YouTube। स्क्रीन पर बस एक क्लिक और वीडियो चलने लगता है। कितना आसान लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन इस सीधी सादी दिखने वाली चीज के पीछे टेक्नोलॉजी का एक पूरा जंजाल है। मतलब बहुत ही जटिल और विशाल। हमारे पास कुछ सिस्टम डिजाइन से जुड़े दस्तावेज हैं जो ये समझने में मदद करते हैं कि YouTube जैसी वीडियो शेयरिंग सेवा असल में कैसे काम करती है, या कह लीजिए कैसे बनाई जा सकती है। हाँ, और जब इसके पैमाने पर नजर डालते हैं तो मतलब होश उड़ जाते हैं। कुछ साल पहले के आंकड़ों को ही देखें तो YouTube के 2 अरब से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स थे। 2 अरब? बहुत ज्यादा। हाँ, और हर दिन 5 अरब वीडियो देखे जाते थे और ये दुनिया भर में 80 भाषाओं में उपलब्ध था। सोचिए, दुनिया के करीब 37% मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक के लिए यही जिम्मेदार था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये सिस्टम कितना बड़ा और ग्लोबल है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई वीडियो अपलोड करता है या जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो पर्दे के पीछे क्या क्या होता है। चलिए इस तकनीकी दुनिया की परतें खोलते हैं। अच्छा, तो जाहिर है YouTube के सारे फीचर्स जैसे कमेंट्स, लाइक्स, प्लेलिस्ट, सब्सक्रिप्शन, इन सबको एक साथ समझना तो बहुत मुश्किल होगा। तो क्या इन दस्तावेजों में किसी खास हिस्से पे ध्यान दिया गया है? हाँ बिल्कुल। आज की चर्चा का दायरा मुख्य रूप से 2 चीजों पर रहेगा। पहला, वीडियो अपलोड करने की प्रक्रिया, और दूसरा, वीडियो देखने यानी स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया। और इसके लिए कुछ बुनियादी अनुमान भी लगाए गए हैं जिससे हम सिस्टम के स्केल का अंदाजा लगा सकें। जैसे मान लीजिए रोज 50 लाख एक्टिव यूजर DAU हैं। 50 लाख रोज के यूजर, ठीक है। और हर यूजर औसतन दिन में 5 वीडियो देखता है। साथ ही ये भी माना गया है कि इनमें से 10% यूजर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं। 10% यानी 5 लाख लोग। हाँ, और एक औसत वीडियो का साइज लगभग 300 MB मान लेते हैं। अच्छा, तो अगर रोज 50 लाख यूजर हैं और 10% यानी 5 लाख लोग रोज एक 300 MB का वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये हो गया 5 लाख गुणा 300 MB। हाँ, यानी 150 टेराबाइट रोज। सिर्फ नए वीडियोस के लिए इतनी स्टोरेज, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, 150 TB रोज। और अब जरा खर्चे का अंदाजा लगाइए, खासकर CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का। हाँ, CDN। अगर हम अंदाजन Amazon क्लाउडफ्रंट की अमेरिकी दरों को देखें जो लगभग $0.02 प्रति GB है। $0.02 प्रति GB, ठीक है। तो 50 लाख यूजर, हर कोई 5 वीडियो देख रहा है, हर वीडियो 0.3 GB का। इसे 0.02 से गुणा करें तो ये हुआ 50 लाख गुणा 5 गुणा 0.3 गुणा 0.02। हाँ, ये रोज का करीब $1.5 लाख बैठता है। $1.5 लाख रोज? अरे बाप रे। हाँ, सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग का खर्चा। मतलब असल में वीडियो दिखाने का खर्चा शायद उसे बनाने और स्टोर करने से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कंटेंट डिलीवरी कितनी महंगी है। हाँ, ये आंकड़ा हमें साफ इशारा देता है कि लागत कम करना यानी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह के सिस्टम के लिए कितना जरूरी है। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है, क्या सब कुछ खुद बनाना चाहिए? मेरा भी यही सवाल था। क्या YouTube जैसी कंपनी अपना CDN या स्टोरेज खुद नहीं बनाती? इन दस्तावेजों में क्या सुझाव है? सुझाव ये है, और ये इंडस्ट्री में काफी आम भी है, कि सब कुछ खुद बनाने की बजाय मौजूदा क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी भरा है। खासकर स्केलेबल ब्लॉब स्टोरेज जैसे Amazon S3 या एक ग्लोबल CDN बनाना बेहद जटिल और महंगा काम है। यहाँ तक कि Netflix जैसी दिग्गज कंपनी भी Amazon की क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हैं, और Facebook भी Akamai जैसे बड़े CDN प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा, सिस्टम डिजाइन के नजरिए से देखें तो सही टूल चुनना ज्यादा जरूरी है, बजाय ये साबित करने के कि आप वो टूल खुद कैसे बना सकते हैं। समझ गई। तो अगर हम हाई लेवल पर देखें तो इस सिस्टम के मुख्य हिस्से क्या होंगे? मोटे तौर पर 3 मुख्य भाग हैं। पहला तो क्लाइंट यानी वो डिवाइस जिससे हम वीडियो देखते या अपलोड करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी वगैरह। ठीक है। दूसरा है CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जहां वीडियो की कॉपीज स्टोर होती हैं और जहां से वो हमारे डिवाइस पर स्ट्रीम होती हैं। और तीसरा है API सर्वर, जो वीडियो स्ट्रीमिंग को छोड़कर बाकी सब कुछ संभालता है, जैसे यूजर का फीड दिखाना, अपलोड करने के लिए URL देना, डेटाबेस में जानकारी अपडेट करना, साइन अप प्रोसेस वगैरह। ओके, क्लाइंट, CDN और API सर्वर।
अब जरा इन मुख्य प्रक्रियाओं को करीब से देखते हैं। पहले वीडियो अपलोड कैसे होता है? ये सिर्फ फाइल भेजने जैसा आसान तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी पाइपलाइन काम करती है। जब कोई यूजर वीडियो अपलोड करता है तो कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। सोचिए, एक तरफ तो यूजर का डिवाइस है, फिर रिक्वेस्ट को संभालने के लिए लोड बैलेंसर और एपीआई सर्वर हैं जो ट्रैफिक को बांटते हैं। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। फिर डेटा रखने की जगहें हैं, वीडियो की जानकारी जैसे उसका नाम, साइज, फॉर्मेट, यूआरएल वगैरह रखने के लिए एक मेटाडेटा डेटाबेस। और ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे बांटा यानी शार्ड किया जाता है और उसकी कॉपीज यानी रेप्लिका बनाई जाती हैं। अच्छा, शार्डिंग और रेप्लिकेशन। हाँ, और इसी जानकारी को तेजी से एक्सेस करने के लिए मेटाडेटा कैश भी होता है। और असली वीडियो फाइल कहाँ जाती है? असली रॉ वीडियो फाइल जाती है ओरिजिनल स्टोरेज में, जो आमतौर पर एक ब्लॉब स्टोरेज होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो को अलग अलग डिवाइस और इंटरनेट स्पीड के लिए तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए ट्रांसकोडिंग सर्वर होते हैं। ट्रांसकोडिंग सर्वर? अच्छा, ये सर्वर वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट और रेजोल्यूशन में बदलते हैं। अच्छा, जैसे हम क्वालिटी चुनते हैं 360p, 720p, 1080p, वो सब यहीं होता है? बिल्कुल वही। ये ट्रांसकोड की हुई फाइलें फिर ट्रांसकोडेड स्टोरेज में जाती हैं। ये भी ब्लॉब स्टोरेज हो सकता है, और वहां से सीडीएन पर पूरी दुनिया में फैल जाती हैं ताकि लोगों के करीब पहुंच सकें। ओके। इस पूरी प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट करने के लिए मैसेज क्यू जैसे कंप्लीशन क्यू और हैंडलर होते हैं, जो बताते हैं कि ट्रांसकोडिंग कब पूरी हुई और मेटाडेटा अपडेट होना है। बाप रे, इतने सारे हिस्से! तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? क्या सब एक के बाद एक होता है? ये दिलचस्प सवाल है। असल में जैसा इन दस्तावेजों से पता चलता है, ये प्रक्रिया 2 हिस्सों में समानांतर चलती है ताकि तेजी से काम हो सके। समानांतर? अच्छा। पहला हिस्सा है असली रेडियो का सफर। यूजर वीडियो फाइल अपलोड करता है जो ओरिजिनल स्टोरेज में सेव होती है। इसके बाद सिस्टम ट्रांसकोडिंग सर्वर को सिग्नल भेजता है। ट्रांसकोडिंग सर्वर उस फाइल को उठाते हैं, उसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग वर्जन में बदलते हैं, मतलब ट्रांसकोड करते हैं। ये नए वर्जन्स ट्रांसकोडेड स्टोरेज में जाते हैं और फिर सीडीएन में फैल जाते हैं। जब ट्रांसकोडिंग पूरी हो जाती है तो एक मैसेज, एक इवेंट कंप्लीशन क्यू में डाला जाता है। ओके। कंप्लीशन हैंडलर उस मैसेज को पढ़कर मेटाडेटा, डेटाबेस और कैश को अपडेट करता है कि भाई ये वीडियो अब देखने के लिए तैयार है। अंत में एपीआई सर्वर यूजर के डिवाइस को सूचित कर सकता है। समझ गई, ये तो हुआ वीडियो का सफर। और दूसरा समानांतर हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा है मेटाडेटा का अपडेट। वीडियो फाइल अपलोड होने के दौरान ही यूजर का डिवाइस वीडियो से जुड़ी जानकारी जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह एपीआई सर्वर को भेजता है। अच्छा, साथ साथ? हाँ, साथ साथ। एपीआई सर्वर इस जानकारी को तुरंत मेटाडेटा डेटाबेस और कैश में अपडेट कर देता है। इससे ये होता है कि वीडियो प्रोसेसिंग भले ही बैकग्राउंड में चल रही हो, लेकिन वीडियो की बेसिक जानकारी सिस्टम में जल्दी आ जाती है। समझ गई। तो फाइल अपलोड और जानकारी अपडेट दोनों साथ साथ चलते हैं। बढ़िया। अब आते हैं वीडियो देखने पर। जब हम YouTube पर प्ले बटन दबाते हैं तो वीडियो फौरन चलना शुरू हो जाता है। पूरा डाउनलोड होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही। स्ट्रीमिंग का मतलब ही यही है कि आपका डिवाइस लगातार सर्वर से वीडियो डेटा की एक छोटी छोटी स्ट्रीम प्राप्त करता रहता है। डेटा जैसे जैसे आता है वैसे वैसे प्ले होता जाता है। इससे इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके लिए खास स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे MPG डैश, Apple HLS, Microsoft स्मूथ स्ट्रीमिंग, Adobe HTS। अरे बाप रे, इतने सारे प्रोटोकॉल! क्या ये सब याद रखने पड़ते हैं या बस कॉन्सेप्ट समझना काफी है? नहीं, नाम याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण ये समझना है कि अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग एन्कोडिंग फॉर्मेट और प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। हमें अपने सिस्टम की जरूरत के हिसाब से सही प्रोटोकॉल चुनना होता है। अच्छा। असल बात यह है कि वीडियो सीधे सीडीएन से स्ट्रीम होता है, और वो भी आपके सबसे नजदीकी सीडीएन सर्वर, जिसे एज सर्वर कहते हैं। इसी वजह से देरी मतलब लेटेंसी बहुत कम होती है और वीडियो जल्दी शुरू हो जाता है। आपने पहले ट्रांसकोडिंग का जिक्र किया था अपलोड फ्लो में। ये इतना जरूरी क्यों है? इसके बिना काम नहीं चल सकता? नहीं, ट्रांसकोडिंग के बिना काम चलाना आजकल के वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए लगभग नामुमकिन है। इसके कई बड़े कारण हैं। जैसे? पहला, स्टोरेज। रॉ वीडियो फाइलें बहुत बड़ी होती हैं। 1 घंटे की एचडी वीडियो सैकड़ों जीबी की हो सकती है। ट्रांसकोडिंग से फाइल का साइज काफी कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, कंपैटिबिलिटी। हर डिवाइस और ब्राउजर हर तरह का वीडियो फॉर्मेट नहीं चला सकता।
ट्रांसकोडिंग ये सुनिश्चित करती है कि वीडियो ज्यादातर डिवाइस पर चल सके। सही बात। तीसरा, बैंडविड्थ। हर किसी के पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होता। ट्रांसकोडिंग से वीडियो के अलग अलग क्वालिटी वाले वर्जन जैसे 1080p, 720p, 360p बनाए जाते हैं, ताकि यूजर अपने कनेक्शन के हिसाब से चुन सके या प्लेयर खुद ही चुन ले। इसे एडेप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग कहते हैं। हाँ, वो जो ऑटो क्वालिटी एडजस्ट होती है। बिल्कुल। और चौथा, बदलते नेटवर्क हालात, खासकर मोबाइल पर। नेटवर्क की स्पीड बदलती रहती है। ट्रांसकोडिंग की वजह से ही प्लेयर ऑटोमेटिकली वीडियो क्वालिटी को एडजस्ट कर पाता है ताकि वीडियो रुके नहीं। हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। कभी मोबाइल पर वीडियो अटकता है तो क्वालिटी अपने आप कम हो जाती है। तो ये सब बैकग्राउंड में ट्रांसकोडिंग की वजह से संभव होता है। अच्छा, ये इनकोडिंग फॉर्मेट क्या होते हैं? क्या ये .mp4, .avi जैसी फाइलों के नाम हैं? फाइल का ढांचा होता है, जैसे .mp4, .mov, .mkv। ये कंटेनर असल वीडियो, ऑडियो, सबटाइटल और दूसरी मेटाडेटा जानकारी को एक साथ रखता है। ओके, कंटेनर। और दूसरा होता है कोडेक, जैसे H264, VP9, AV1। ये असल में कंप्रेशन डीकंप्रेशन का एल्गोरिदम है जो वीडियो का साइज कम करता है, कोशिश करते हुए कि क्वालिटी ज्यादा खराब ना हो। तो कंटेनर एक डिब्बे की तरह है और कोडेक उस डिब्बे में सामान रखने का तरीका। हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। अब सोचिए, ट्रांसकोडिंग कितनी जटिल हो सकती है। हर वीडियो के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन बनाने हैं, अलग अलग कोडेक इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। कुछ क्रिएटर्स को वाटरमार्क लगाना होता है, थंबनेल बनाने होते हैं, मतलब बहुत सारे काम हैं जो एक ही वीडियो पर करने पड़ सकते हैं। तो इन सब कामों को मैनेज कैसे करते हैं? क्या कोई खास तरीका है? हाँ, इसके लिए एक बहुत कारगर मॉडल इस्तेमाल होता है, जिसे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ कहते हैं। डैग, ये क्या है? इसे एक तरह की रेसिपी या वर्कफ्लो समझ सकते हैं। डीएजी हमें कामों को अलग अलग स्टेज में बांटने की सुविधा देता है। कुछ काम क्रम में करने होते हैं, जैसे पहले वीडियो को समझना, फिर एनकोड करना, और कुछ काम एक साथ समानांतर में किए जा सकते हैं। अच्छा। जैसे एक ही समय पर 1080p, 720p और 480p वर्जन बनाना या थंबनेल निकालना। अच्छा, जैसे एक रेसिपी में कुछ चीजें एक साथ पक सकती हैं और कुछ को क्रम में ही डालना पड़ता है। बिल्कुल, ये लचीलापन और समानांतरता देता है। इस डीएजी मॉडल को लागू करने के लिए एक पूरा आर्किटेक्चर होता है। उसमें कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। एक प्री प्रोसेसर जो वीडियो को समझता है, उसे छोटे हिस्सों जीओपी ग्रुप ऑफ पिक्चर्स में बांट सकता है और डीएजी बनाता है। फिर एक डीएजी शेड्यूलर होता है जो इस रेसिपी डीएजी को छोटे छोटे कामों में तोड़कर रिसोर्स मैनेजर को देता है। रिसोर्स मैनेजर का काम है ये देखना कि कौन सा काम किस वर्कर मशीन को दिया जाए ताकि सब कुछ कुशलता से हो। ओके। फिर असल काम करने वाले टास्क वर्कर होते हैं। बीच में डेटा रखने के लिए टेम्पररी स्टोरेज जैसे मेमोरी कैश और ब्लॉब स्टोरेज होता है। और आखिर में हमें आउटपुट के तौर पर एन्कोडेड वीडियो मिलते हैं। ये पूरा सिस्टम अक्सर क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने समझा कि वीडियो अपलोड कैसे होता है, स्ट्रीम कैसे होता है और ट्रांसकोडिंग क्यों और कैसे की जाती है डैग मॉडल का इस्तेमाल करके। अब इस पूरे सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, खासकर स्पीड, सुरक्षा और लागत के लिहाज से? बहुत अच्छा सवाल है। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में भी हैं। पहला, अपलोड को समानांतर बनाना। पूरे वीडियो को एक बड़ी फाइल की तरह भेजने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों मतलब चंक्स में बांटकर एक साथ भेजा जा सकता है। अच्छा। इससे अगर बीच में कनेक्शन टूटता भी है तो सिर्फ फेल हुए हिस्से को दोबारा भेजना पड़ता है, पूरी फाइल को नहीं। ये काम अक्सर क्लाइंट साइड यानी यूजर के डिवाइस पर ही कर लिया जाता है। स्मार्ट। दूसरा, अपलोड सेंटर को यूजर के करीब लाना। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अपलोड सर्वर लगाना, अक्सर सीडीएन का ही इस्तेमाल करके। इससे अमेरिका का यूजर पास के सर्वर पे अपलोड कर सकता है और भारत का यूजर अपने पास के सर्वर पे। दूरी कम होने से स्पीड बढ़ती है। सही बात। तीसरा, हर जगह समानांतरता। पूरे सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना कि अलग अलग हिस्से एक दूसरे का इंतजार कम से कम करें। इसे लूज कपलिंग कहते हैं। जैसे मैसेज क्यू का इस्तेमाल करके अपलोड होने और ट्रांसकोडिंग शुरू होने के बीच सीधी निर्भरता खत्म की जा सकती है। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है, क्यू में मैसेज चला जाता है और कोई भी फ्री ट्रांसकोडिंग सर्वर उसे उठाकर काम शुरू कर सकता है। ओके, ये तो हुई स्पीड की बात। और सुरक्षा का क्या? इतने सारे वीडियोस हैं, उन्हें सुरक्षित रखना भी तो जरूरी होगा। सुरक्षा सुरक्षा बेहद जरूरी है।
इसके लिए भी कई तरीके अपनाने जाते हैं। पहला है प्री साइंड अपलोड यूआरएल। ये पक्का करने के लिए कि सिर्फ वही यूजर वीडियो अपलोड कर सके जिसे इजाजत है, और वो भी सही जगह पर। ये कैसे काम करता है? इसमें होता ये है कि यूजर का डिवाइस पहले एपीआई सर्वर से एक खास यूआरएल मांगता है। अच्छा। ये यूआरएल कुछ समय के लिए वैलिड होता है और सिर्फ एक खास फाइल को एक खास लोकेशन पर अपलोड करने की इजाजत देता है। फिर डिवाइस इस यूआरएल का इस्तेमाल करके वीडियो सीधे स्टोरेज जैसे S3 में अपलोड करता है, एपीआई सर्वर के जरिए नहीं। इससे एपीआई सर्वर पर लोड भी कम होता है। अच्छा, डायरेक्ट स्टोरेज में। हाँ। दूसरा है वीडियो कंटेंट की सुरक्षा। कॉपीराइट वाले वीडियो को चोरी या अनाधिकृत इस्तेमाल से बचाने के लिए DRM यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। DRM, हाँ सुना है। जैसे एप्पल फेयर प्ले, गूगल वाइड वाइन। इसके अलावा वीडियो को AES एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है ताकि सिर्फ अधिकृत यूजर उसे देख सकें। एक और तरीका है विजुअल वाटरमार्किंग, जिसमें वीडियो पर हल्का सा लोगो या टेक्स्ट का ओवरले लगा दिया जाता है। ठीक है। और वो जो शुरू में हमने CDN की भारी लागत की बात की थी, 150,000 रुपीज रोज, उसे कम करने की क्या तरीके हैं? आपने लॉन्ग टेल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया था। हाँ, रिसर्च और अनुभव बताते हैं कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने का पैटर्न लॉन्ग टेल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है। यानी कुछ बहुत पॉपुलर वीडियो होते हैं जिन्हें करोड़ों बार देखा जाता है, ये हेड है। लेकिन वीडियोस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिन्हें बहुत कम लोग देखते हैं, ये लॉन्ग टेल है। अच्छा, मतलब कुछ गानों या वायरल वीडियो को सब देखते हैं, पर मेरे बनाए छुट्टी के वीडियो को शायद कुछ दोस्त ही देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी पैटर्न को समझकर लागत बचाई जा सकती है। कैसे? पहला, सिर्फ पॉपुलर वीडियो CDN पर रखें। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस को ही महंगे CDN पर रखें। जो वीडियो कम देखे जाते हैं उन्हें सीधे अपने स्टोरेज सर्वर से स्ट्रीम किया जा सकता है, जो शायद CDN से सस्ता पड़े। दूसरा, कम पॉपुलर के लिए कम वर्जन। जो वीडियो बहुत कम देखे जाते हैं उनके शायद सारे एनकोडेड वर्जन 1080p, 720p, 480p, 360p बनाने की जरूरत ना हो, या फिर उन्हें सिर्फ तब एनकोड किया जाए जब कोई उन्हें देखने की रिक्वेस्ट करे। इसे ऑन डिमांड एनकोडिंग कहते हैं। अच्छा, जरूरत पड़ने पर ही एनकोड करें। हाँ। तीसरा, क्षेत्रीय लोकप्रियता। अगर कोई वीडियो सिर्फ भारत में पॉपुलर है तो उसे अमेरिका या यूरोप के CDN सर्वर पर रखने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करें जहां वो देखा जाता है। लॉजिकल है। चौथा, खुद का CDN। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स या YouTube आखिरकार अपना खुद का CDN बनाने और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISPs के साथ सीधे पार्टनरशिप करने के बारे में सोच सकती हैं। ये शुरुआत में महंगा है, पर लंबे समय में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने पर फायदेमंद हो सकता है। ये सारे फैसले लगातार डेटा विश्लेषण के आधार पर लिए जाते हैं। वाकई काफी स्मार्ट तरीके हैं लागत कम करने के। लेकिन इतने बड़े और जटिल सिस्टम में गलतियां तो होती होंगी। अपलोड फेल हो गया, ट्रांसकोडिंग में दिक्कत आ गई, इन्हें कैसे संभाला जाता है? हाँ, गलतियां होना स्वाभाविक है। इसीलिए सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट यानी गलती सहने लायक बनाना बहुत जरूरी है। एरर हैंडलिंग इसकी कुंजी है। मोटे तौर पर दो तरह की गलतियां होती हैं। कैसी? पहली है रिकवरेबल एरर, यानी ऐसी गलतियां जिन्हें शायद दोबारा कोशिश करने पर ठीक किया जा सके। जैसे नेटवर्क में अस्थायी दिक्कत की वजह से वीडियो का एक हिस्सा ट्रांसकोड नहीं हो पाया। ऐसे में सिस्टम उस काम को कुछ बार रीट्राई करता है। अच्छा, रीट्राई। हाँ। दूसरी है नॉन रिकवरेबल एरर, यानी ऐसी गलतियां जिन्हें रीट्राई करने से कोई फायदा नहीं। जैसे किसी ने खराब फॉर्मेट वाली वीडियो फाइल अपलोड कर दी। ऐसे में उस काम को रोक दिया जाता है और यूजर को एक एरर कोड या मैसेज भेज दिया जाता है। ओके। और सिस्टम के अलग अलग हिस्सों के फेल होने पर क्या होता है? जैसे अगर API सर्वर डाउन हो जाए या डेटाबेस में दिक्कत आ जाए। हर हिस्से के लिए अलग रणनीति होती है। जैसा कि हमने बात की, API सर्वर अक्सर स्टेटलेस होता है, मतलब वो पिछली रिक्वेस्ट की जानकारी याद नहीं रखते। हाँ। इसका फायदा ये है कि अगर एक सर्वर डाउन होता है तो लोड बैलेंसर आसानी से रिक्वेस्ट को दूसरे चालू सर्वर पर भेज सकता है। यूजर को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अगर कैश सर्वर डाउन होता है तो उसकी रेप्लिका मतलब कॉपी से काम चलाया जा सकता है। अगर डेटाबेस का मास्टर नोड, जहां राइट ऑपरेशन होता है, डाउन होता है तो किसी स्लेव नोड जो रीड ओनली कॉपी रखता है को मास्टर बना दिया जाता है। इसे प्रमोशन कहते हैं। अच्छा, स्लेव को मास्टर बना देते हैं। हाँ, अगर कोई स्लेव नोड डाउन होता है तो ट्रैफिक दूसरे स्लेव पर भेज दिया जाता है और खराब नोड को ठीक या बदल दिया जाता है। ये सब ऑटोमेटेड तरीके से होता है ताकि सिस्टम चलता रहे। कमाल है।
तो अगली बार जब कोई YouTube पर आसानी से वीडियो प्ले करेगा तो उसे शायद याद आएगा कि उस एक क्लिक के पीछे कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग लगी है। टेराबाइट्स का डेटा, जटिल ट्रांसकोडिंग प्रक्रियाएं, दुनिया भर में फैले सर्वर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और लागत बचाने की चतुर तरकीबें। बिल्कुल। हमने आज देखा कि कैसे वीडियो अपलोड और स्ट्रीमिंग जैसी सामान्य लगने वाली चीज़ों के पीछे समानांतर प्रक्रिया हैं, खास आर्किटेक्चर जैसे डैग और लगातार ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। ये वाकई इस बात का शानदार उदाहरण है कि इतने बड़े पैमाने पर एक सेवा को कैसे चलाया और संभाला जाता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो, मतलब वीडियो ऑन डिमांड की बात की। जरा सोचिए, अगर लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, जैसे कोई स्पोर्ट्स मैच या न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, तो क्या चुनौतियां होंगी? लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ, वहाँ तो वीडियो बनने के साथ साथ रियल टाइम में लाखों लोगों तक पहुँचाना है। लेटेंसी यानी देरी की ज़रूरतें कितनी सख्त होंगी। बहुत सख्त होंगी। समानांतरता और एरर हैंडलिंग कैसे बदलेंगे, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग की अपनी अलग ही जटिलताएं होती हैं।